वेलकम फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। टेंस के अंदर हम सीट करने से पहले पहले कॉन्सेप्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको सीट करने में कोई भी परेशानी नहीं हो, सारे रूल आपके कवर हो जाएं। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, किसी में भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसके साथ साथ हम एक काम और स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रत्येक क्लास के एंड में एक वर्ड की सारी फ्रेजल वर्ब्स तैयार करेंगे। डेली एक वर्ड को लेके अपने को फ्रेजल वर्ब्स तैयार करनी है विद एग्जांपल्स। आपको करना क्या है, ईयरफोन लगाइए, पानी की बोतल लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे करके ही फ्रेजल वर्ब्स याद हो रख सकती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप फ्रेजल वर्ब्स को याद करेंगे। कोई भी ट्रिक्स से कोई भी बताए, आपको ट्रिक के आधार पे आपको फ्रेजल वर्ब्स तैयार नहीं करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं और उसको बार बार पढ़ना है। यही सही तरीका है। आप ट्रिक याद रखोगे, ट्रिक के याद रख के उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सही तरीका क्या है वो देखेंगे। अब हम आज टाइम एंड टेंस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड टेंस जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 मिनट में एक बात। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर टाइम एंड टेंस में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बुक्स के अंदर क्या दिया रहता है, टाइम एंड टेंस करके टॉपिक दिया रहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए, ज़्यादा टाइम इस पर मैं ख़राब नहीं करूँगा। टाइम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करता है और ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसके आधार पे आपको पता लग जाता है कि समय क्या रहा होगा। कि ये जो प्रेजेंट चल रहा है, जो वर्तमान में समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो आगे होने वाला है वो फ्यूचर है, और पीछे जो गया वो पास्ट है। ये टाइम है। और टेंस क्या होता है, ये होती है स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये क्या होती है, स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो आपको क्या बताती है, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। या मैं ऐसे बात करूं कि फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज टाइम कंटिन्यूएशन कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन स्टेट दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। वर्ब के द्वारा स्टेट क्या है उस एक्शन की, उसको जो बताया जाता है फॉर्म ऑफ वर्ब के द्वारा, वो टेंस होता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर टेंस अलग हो सकता है और टाइम अलग हो सकता है। टाइम बताने वाले वर्ड अलग हो सकते हैं, जैसे आई वॉच्ड, शक्तिमान, शक्तिमान टुडे, मैंने आज शक्तिमान देखा। टुडे बताने वाला जो वर्ड है वो टाइम को बता रहा है कि आज की बात है, लेकिन ये जो वर्ब की फॉर्म है ये किसकी बात बता रही है, कि ये चीज़ हो चुकी थी, ये मैं देख चुका, मैंने देख लिया, पास्ट को बता रहा है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो बताती है टेंस को। तो ये टेंस तो कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। और ये वर्ड बता रहा है टाइम को, कि आज की बात हो रही है। क्लियर है। तो इस तरीके की बात है, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सीधा टेंस के ऊपर रुख करते हैं और एग्जाम में क्या चीज़ें आती हैं उसको देखेंगे। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखिए, सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। टेंस, 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर अगेन 4 टाइप्स: सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट। सेकंड, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही चारों पार्ट हर टेंस के अंदर, हर पास्ट के अंदर भी यही है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के अंदर भी यही, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर, इनकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, फिर हम यूजेस के ऊपर चलते हैं। तो अपने इस तरीके से 12 पोर्शंस हो गए, तो हम डेली एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, इतना डिटेल के अंदर और ऐसे एग्जांपल्स के साथ। तो आपको पेशेंस रखना है, डेली पढ़ना है। आज अपने को जो कंप्लीट करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ने से पहले एक बार सबकी स्ट्रक्चर्स एक बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे। फर्स्ट वन स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे पूरा। प्रेजेंट टेंस की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES अगर लगना है तो प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस की क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 प्लस ING। परफेक्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है? परफेक्ट टेंस जब भी आ जाए आपको दिमाग में रहना चाहिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, V3 सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ वन सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम, टाइम एक्सप्रेशन। क्लियर है? इस तरीके से ये अपना पहले प्रेजेंट देख लेते हैं, फिर पास्ट देखेंगे, फिर फ्यूचर देखेंगे। क्लियर है? तो बारी बारी से देखना है। स्ट्रक्चर आपको मैंने थोड़ा जल्दी करवा दी है ताकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर आप सबको पता है, थोड़ी बहुत नहीं पता है, बहुत डिटेल में अभी अपने को पता लगने वाली है थोड़ी देर में। दोबारा देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले पढ़ना है। प्रेजेंट में मैंने आपको 4 तरीके बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा इज MR के साथ V1 प्लस ING लग जाएगा। फिर जब मैं बात करूंगा परफेक्ट की तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी जरूरी है। ध्यान रखें, हैज हैव से ही आप पता नहीं करेंगे, हैज हैव के साथ सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसके अंदर हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे ही कंटिन्यूस वर्ड आ जाए आपको V1 प्लस ING, परफेक्ट आ जाए हैज हैव, और V1 प्लस ING कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग लगा दिया, और सिंस फॉर के साथ कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन होना जरूरी है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो अपने को पढ़ना है वो सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको दोनों को हिंदी के हिसाब से थोड़ा पढ़ना है।
इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपना टारगेट है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करना। कई बार क्योंकि अपनी मदर टंग क्या है, हिंदी, तो हिंदी के अकॉर्डिंग अगर अपने को अर्थ आता है तो अपना क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते रहेंगे। देखिए सबसे पहले लिखिए हिंदी वाक्यों का अंत, हिंदी वाक्यों का अंत सामान्यतः सामान्यतया सामान्यतया लिखते रहिए साथ साथ, ता है, ते है, ती है से होता है। आपने क्या कीवर्ड यूज किए, ता है, ते है और ती है। क्लियर है। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया हिंदी के अकॉर्डिंग। सेकंड, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है मेरा, सिंगुलर सब्जेक्ट मैं नाउन आपको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। अगर मेरा सब्जेक्ट में क्या है, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है। क्लियर है बात। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ओनली V1 का आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। ओनली V1 का आपको यूज करना है। थर्ड पॉइंट डालिए, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो क्या लगाना है आपको, डज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको क्या लगा देना है, डू। एक चीज ध्यान रखिए, जब डू और डज लग गया तो आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब डू और डज आपने लगा दिया तो एस और ईएस का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये बेसिक बातें हो गई। इसके बाद सब यूजेस हैं, ये बेसिक बातें एक क्लास के अंदर बतानी जरूरी होती हैं। दोबारा से इनको देख लीजिए फटाफट। हिंदी वाक्यों का अंत किससे होगा, ता है, ते है, ती है। सामान्यतः ऐसा होता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सामान्य एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, V1 के साथ एस और ईएस जोड़ देना है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको एस या ईएस नहीं जोड़ना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपको डू डज का प्रयोग कर देना है और एस या ईएस नहीं लगेगा, केवल और केवल V1 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2-4 लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके। माय फादर वर्क्स इन इंडिया, राम रीड्स ए बुक। क्लियर है। दे लिव इन दिल्ली। देखिए अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था, राम, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब से पहले मैं वो या वाट लगा के देख लेता हूं। जो वो या वाट का आंसर देने वाले शब्द कौन से होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। कौन पढ़ता है बुक, राम पढ़ता है, तो राम एक सब्जेक्ट हो गया। तो वो का जो आंसर देने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो मैंने वर्ब के साथ क्या लगाया, एस का प्रयोग किया। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल था तो मैंने केवल किसका यूज किया, लिव।
SAIS का प्रयोग मैंने नहीं किया। दे लिव इन दिल्ली, ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब लिख लीजिए यूजेज, नोट करिए यूजेज। निम्न परिस्थितियों में इस टेंस का प्रयोग होता है, ऐसा लिख लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, निम्न परिस्थितियों में इस टेंस का प्रयोग होता है। फर्स्ट वन, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर आपने सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखी है कि सन है वो ईस्ट से ही राइज होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूरज उगता था। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। जनरल ट्रूथ लिख लीजिए, जनरल ट्रूथ। सेकंड वन, जैसे रात में कुत्ते भौंकते हैं, अगर मैं डॉग्स बार्क एट नाइट, क्लियर है। जनरल ट्रूथ है कि सामान्यतः कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो जनरल ट्रूथ के साथ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, एक एग्जांपल आपको मैं यहां पे लिखवा देता हूं, बाकी जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब भी अपने बहुत काम आएगा। इफ वी हीट द आइस इट मेल्ट्स, ये साइंटिफिक ट्रूथ है मेरा कि जब आप बर्फ को गर्म करोगे तो पिघल जाती है। तो आप ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें साइंटिफिक ट्रूथ हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए वी के अकॉर्डिंग हीट लगाया था, लेकिन इट मेल्ट्स लगाया है मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स, क्लियर है। तो साइंटिफिक ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट लिखिए ज्योग्राफिकल ट्रूथ। ज्योग्राफिकल ट्रूथ। नेक्स्ट मैथमेटिकल फैक्ट्स। मैथमेटिकल फैक्ट्स। नेक्स्ट हैबिचुअल फैक्ट्स। हैबिचुअल फैक्ट्स। नेक्स्ट रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी, कोई भी आप रूटीन एक्टिविटी बताना चाह रहे हो, जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो, आप एसएसबी देते हो इंटरव्यू, तो उसके अंदर आपको पूछा जाता है आपका डेली का रूटीन बताइए, तो आपको सारे सेंटेंसेस जो आप रूटीन एक्टिविटी के अंदर इंटरव्यू में आपको बताने हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। जैसे आई वेकअप अर्ली इन द इवनिंग, ऐसे इन द मॉर्निंग, इस तरीके से आपने, फिर आई स्प्रिंकल माई आईज, फिर आफ्टर फ्री फ्रॉम नेचुरल कोर्सेज, मैं क्या क्या करता हूँ। इस तरीके से आपको जब पूरा रूटीन बताने का इंटरव्यू बोला जाए, तो इंटरव्यू के अंदर आपको रूटीन अगर इंग्लिश में बताना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, क्लियर है। नेक्स्ट टाइम टेबल एंड शेड्यूल। टाइम टेबल एंड शेड्यूल। नेक्स्ट न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस। नेक्स्ट कमेंट्री। लाइव टेलीकास्ट जो चलता है, कमेंट्री जो चलती है, कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो क्रिकेट देखते हैं फुटबॉल देखते हैं उनके लिए हमेशा किस में की जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। कमेंट्री लाइव टेलीकास्ट लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। नेक्स्ट
सेइंग्स, प्रोवर्ब्स जो होती हैं, सेइंग्स जो होती हैं, सेइंग्स, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग सामान्यतः सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, वो हम देखेंगे किस तरीके से। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर। नेक्स्ट लिखिए, इमीडिएट फ्यूचर के अंदर लिखना चाहें तो लिख लीजिए बी प्लस इन्फिनिटिव, ये स्ट्रक्चर होती है। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं और इज एम आर को बी की फॉर्म होती है। तो बी प्लस इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर में इमीडिएट फ्यूचर को बताता है और इस स्ट्रक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। 13 यूज इसका देख लीजिए, नेक्स्ट वाला, फ्यूचर की निश्चित योजना हो। आपकी फ्यूचर की कोई निश्चित योजना है कि एग्जाम तब होने वाले हैं, लॉकडाउन इतने तारीख को खुलने वाला है, पीएम वहां जाने वाले हैं, तो फ्यूचर की निश्चित योजना, फ्यूचर की निश्चित योजना, मैंने एक वर्ड यूज किया है निश्चित। देखिए फ्यूचर के अंदर जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो फ्यूचर वाली जो घटना होती है वो अनिश्चित होती है, लेकिन जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर कहते हो कि पीएम अगले महीने अमेरिका जाएंगे तो उनके फिक्स्ड इवेंट्स है, निश्चित योजना है, फिक्स इवेंट है जो होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे वाले मामलों में आप फ्यूचर की निश्चित घटना होने के संबंध में आपको सदैव प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। देखिए हमने बहुत सारे यूजेस देखे, साइंटिफिक ट्रूथ, कोई भी जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट होगा, हैबिचुअल फैक्ट होगा, टाइम टेबल होगा, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स। हमेशा देखिएगा न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कॉमेट्री, सेइंग्स, ये सारे यूजेस हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल आपको नोट करते रहने हैं क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल से ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हमने अभी देखा था कि सेइंग्स या प्रोवर्ब्स होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल नोट करना स्टार्ट कीजिए। ए बर्ड इन द हैंड, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। जिस तरीके से आपको लिखवाया है एज इट इज आपको रट्टा मार लेना है इसका, क्योंकि ये एग्जाम में एक दो बार पूछा जा चुका है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी ए बर्ड इन द हैंड होता है, इन द हैंड्स नहीं होगा, ध्यान रखिए। और ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब निश्चित होती है, जो है सो है। अब इसका अर्थ क्या होता है वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश का अर्थ क्या होता है। ये सेइंग है कि हाथ में जो पक्षी है वो ज्यादा बेटर है जो झाड़ी पे है उससे। अब इसका अर्थ क्या होगा आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेइंग लिखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। देखिए द अर्ली बर्ड, द अर्ली बर्ड कैचेज द वोम, द अर्ली बर्ड कैचेज द वोम। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया है, ये एग्जाम के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछी जा चुकी है, ये एरर के रूप में पूछी भी जा चुकी है कि अर्ली बर्ड। देखिए इसका अर्थ आता है पहले आओ पहले पाओ, कि जो पक्षी सुबह जल्दी उठ के आते हैं तो रात के कीड़े मकोड़े पतंगे उनको मरे हुए मिलते हैं और वो खा लेते हैं। जो लेट उठ के आते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, तो जो जल्द पहले आता है उसको पहले मिल जाता है, उसके लिए है। जैसे कई स्टेट्स में क्या है कि कोविशील्ड लग रही है, पहले आओ पहले वाली पाओ वाली बात है। तो अर्ली बर्ड कैचेज द वोम। नेक्स्ट सेइंग है अपनी हाफ ए, हाफ ए
loaf is better than no bread. ना होने से कुछ होना ही अच्छा है। राजस्थानी में एक कहावत चलती है कि ना मामा से काना मामा अच्छा, कि मामा ना होने से अच्छा है कि मामा एक आंख वाला ही हो। ठीक है, तो हाफ ए लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड इज है। नेक्स्ट, ए फोक्स इज नोट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर। स्नेयर जाल को बोलते हैं। स्नेयर किसको बोलते हैं? जाल को। कि एक लोमड़ी को उसी जाल में दोबारा नहीं फंसाया जा सकता। राजस्थानी में जो अपने कहावत चलती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यानी एक व्यक्ति के साथ अगर आपने धोखा कर लिया तो उस तरह का धोखा आप बार बार उसके साथ नहीं कर सकते। एक बार विश्वास टूट गया उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये कुछ सेइंग्स बताइए। आप सेइंग्स देखोगे कि सारी की सारी सेइंग्स किस में है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। कि सर ये तो इज लगा रखा है आपने, ये इसका क्या बना रखा है? पैसिव वॉइस, इसलिए ऐसा है। क्लियर है? सेइंग जितनी भी होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कॉमेट्री का एग्जांपल देख लेते हैं। कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट and throws it on the stumps. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने जो निश्चित योजना है या कोई घटना शुरू होने वाली है उसके लिए हम, जैसे आपको एग्जांपल लेना चाहें, द प्ले बिगिंस विद ए सीन ऑफ लव अफेयर्स। जब आप कोई स्टोरी नरेट करते हैं कोई प्ले की, कि पर्दा खुलता है, पर्दा उठता है, कि कोई अगर आप लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कोई प्ले हो रहा है, उसके अंदर स्टोरी नरेट करते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, द मैच इज टू स्टार्ट। हमने अभी देखा था ऊपर कि इमीडिएट फ्यूचर को बताने के लिए बी प्लस इन्फिनेटिव की स्ट्रक्चर यूज ली जाती है। हमने ऊपर देखा था, देखिए इज के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यानी मैच स्टार्ट होने वाला है। तो इज के साथ हमने कोई वर्ब नहीं लगा रखी, इन्फिनेटिव लगा रखा है, तो ये स्ट्रक्चर भी किस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर मानी जाती है। नेक्स्ट, एग्जांपल नोट कर लीजिए। जो फ्यूचर की निश्चित घटना वाला एग्जांपल जो है, जो एग्जाम में आते हैं, जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं। द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई में रीओपन होंगे छुट्टियों के बाद। तो निश्चित घटना है, निश्चित घटना को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर की निश्चित घटना को बताने के लिए। जैसे
हिज बर्थडे, हिज मैरिज, कुछ भी लिख लीजिए, हिज मैरिज कम्स ऑफ इन मे, कि उसकी मई में आने वाली है, उसकी शादी होने वाली है, इस तरीके का आप बात कर रहे हैं। सी पीएम लिख लीजिए, पीएम गोर टू लंदन, लंदन ऑन 5 जुलाई। पीएम का दौरा है, निश्चित है, फ्यूचर की निश्चित घटना को बताने के लिए आप किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। अब तक आपको समझ में आ रहा है? फिर हम कुछ ज्योग्राफिकल या साइंटिफिक ट्रूथ की बात कर लेते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ध्यान रखिए, मूव्स के साथ राउंड वर्ड का यूज आता है, अराउंड का यूज नहीं आएगा। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, मूव्स राउंड और अराउंड। जो पृथ्वी परिक्रमा करती है सन की, उसके लिए मूव्स राउंड का यूज होता है। फिर है नेक्स्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये तो क्लियर है आपको। वाटर इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जियोग्राफिकल ट्रूथ की बात करें, द गंगा, द गंगा द गंगा springs from Himalayas। अगर आप अपना रूटीन बताना चाह रहे हैं, जैसे राम गेट्स अप बिफोर सनराइज, तो आप रूटीन बताना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपको, सेइंग्स वाले, निश्चित फ्यूचर वाले। ये 2-4 एग्जाम्पल कॉपी के अंदर स्पेशल इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। जब मैं आपको सीट कराऊंगा तो ये क्वेश्चंस बार बार मैं बोलूँगा कि ये निश्चित घटना है फ्यूचर की, इसलिए प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज आया है। ये सेइंग्स है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, सामान्यतः क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जिसके जिसके आधार पे आप सामान्यतः पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य हो सकता है। मैंने सामान्यतः वर्ड यूज किया है। देखिए, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको नोट कर लीजिए, जिनके आधार पे सामान्यतः आप क्या यूज प्रयोग कर सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। उस कीवर्ड को देख के आप एरर पहचान सकते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे वर्ड? ओफन, डेली, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, एवरी डे। ये कुछ एडवर्ब्स हैं। एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी ईयर, नेवर, सेल्डम, शायद ही कभी, वंस ए डे, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, वंस ए मंथ, मैनी टाइम्स इन ए डे, मैनी टाइम्स इन ए डे। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अपने को सीट भी करनी है आगे। ऑफ एंड ऑन, देखिए, ऑफ एंड ऑन ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, इसका अर्थ होता है इररेगुलरली।
ऑफ एंड ऑन का अर्थ क्या होता है? इररेगुलरली। फिर लिखिए ऑन एंड ऑन, लिख लीजिए लगातार। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। देखिए ये कुछ एडवर्ब जो मैंने ऊपर लिखी है उनको दोबारा देख लीजिए जिन्होंने नोट नहीं कर पाए हैं। ऑफन, डेली, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, नेवर, सेल्डम, वंस, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, मैनी टाइम्स ए डे, ऑफ एंड ऑन एंड ऑन। इस तरीके की जब आपको एडवर्ब दिखे तो सामान्यतः आपको समझ जाना है कि हाँ, ये एडवर्ब देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सी गोज टू डेली वंस ए मंथ, सी गोज टू डेली वंस ए मंथ। क्लियर है? जैसे ही आपने ये देखिए, ये जो मैंने लिखाए हैं सामान्यतः ये इंडेफिनेट के सूचक हैं। सिंपल टेंस कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट वगैरह, लेकिन सामान्यतः ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडेफिनेट में, लेकिन हाँ ये कॉन्टिन्यूस के सूचक नहीं है, ये परफेक्ट के सूचक नहीं है। ये किसको इंडिकेट करेंगे? इंडेफिनेट को करेंगे। और इंडेफिनेट टेंस भी तीन प्रकार का होता है, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। सामान्यतः अगर मैं वन से मंथ का प्रयोग करता हूँ, सामान्यतः मेरे को समझ जाना चाहिए कि इंडेफिनेट का वाक्य है और सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य होना चाहिए। जैसे ही ऑलवेज, ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट। नेक्स्ट, दे ऑफन, दे ऑफन से सो, वे अक्सर ऐसा कहते हैं। वी सेल्डम गो टू द सिनेमा, हम शायद ही कभी सिनेमा जाते हैं। तो आपके रूटीन एक्टिविटीज को, फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज को दिखाने वाले एडवर्ब्स हैं, इसलिए सामान्यतः इनका प्रयोग किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर। ओफन का प्रयोग करते ही आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। फिर सेल्डम आ गया यहाँ पे, ऑलवेज आ गया। क्लियर है? तो ये कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम थे जिनसे आप पहचान सकते हैं कि किस में होना चाहिए वाक्य। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल, रूल नोट कीजिए। इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट थॉट्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्तमान विचारों, प्रेजेंट थॉट्स, फीलिंग्स, स्टेट, कंडीशंस को बताने के लिए होता है। इस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट थॉट्स, फीलिंग्स, स्टेट और कंडीशन को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखना चाहें, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसके अंदर। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है। आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आई नीड सम मनी राइट नाउ। आई वांट ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर।
देखिए ये एग्जाम्पल इतने ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए इनको, धीरे धीरे आपकी कमांड होती जाएगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। आई एम ओफुली बिजी। देखिए अगर बी फॉर्म लगाई है और बी फॉर्म के बाद आपको कोई वर्ब नहीं लगा रखी है, इज एम आर के बाद कोई वर्ब नहीं देके डायरेक्ट कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव दे रखा है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। मैं बहुत भयंकर वाला बिजी हूं, आई एम ओफुली बिजी। दे बोथ दे बोथ टेस्ट द सेम। कई बार होता है हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई सा ही पनीर मंगा लो, उनकी ग्रेवी एक जैसी होती है, तो दे बोथ टेस्ट द सेम। क्लियर है? तो आप उनकी स्थिति, फीलिंग्स को बताने के लिए सामान्यतः इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें रूल नोट करिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल मेरा बोलता है इन इनवॉलंटरी एक्शंस, जिस पे अपना जोर नहीं है। इनवॉलंटरी एक्शंस जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जो अपना जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। जैसे उसके मुंह से पानी टपक रहा है, मैंने एक सेंटेंस बोला, उसके मिठाई देखते ही तो आपके मुंह में पानी आ गया, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन है। जैसे आप लिखना चाहें हिज माउथ वाटर्स एट स्वीट्स, उसके मुंह में पानी आ रहा है, तो आपको लगेगा कि इनवॉलेंट्री एक्शन है, पानी आ रहा है तो कंटिन्यूस का है, जो माउथ इज वाटरिंग होना चाहिए, नहीं। इनवॉलेंट्री एक्शन जब आप यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपको यूज करने हैं, इज वाटरिंग ना होके वाटर सी होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रहनी चाहिए। वी ब्रेथ, हम सांस लेते हैं, सांस आ रही है अपने को, हम ले नहीं रहे हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन है, ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। तो वी आर ब्रीदिंग अगर आप यूज करना चाहेंगे, हिंदी वाले, वी आर ब्रीदिंग, कि सर हम तो सांस ले रहे हैं, गलत हो जाएगा। वी आर ब्रीदिंग कंटिन्यूस के अंदर नहीं होगा। इनवॉलेंट्री एक्शन आपको सदैव और सदैव किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यूज करते हैं इसका मेंटल एक्शन। लिख लीजिए, कोई ऐसा कार्य जिसे हमारी बॉडी के मूवमेंट की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हमारी बॉडी को मूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे कौन कौन से वर्ब ऑफ परसेप्शन वाले जितने भी होते हैं, थिंक, बिलीव, थिंक, बिलीव, डिसबिलीव, थिंक, बिलीव, डिसबिलीव, डिसबिलीव, लव, होप, लाइक, जितने भी मेंटल एक्शन आपके हैं जो ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड हैं, उनके साथ आईएनजी का प्रयोग वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ नहीं लगता है। वो कंटिन्यूस टेंस से पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल के अंदर उस चीज़ को करेंगे, लेकिन मेंटल एक्शन को बताने वाले वर्ड हैं उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ही लिखने हैं। जैसे आई एम बिलीविंग इन गॉड, एरर बतानी है आपको, आई एम बिलीविंग इन गॉड। देखिए ये आपके मेंटल एक्शन को बता रहा था, तो आई एम बिलीविंग कंटिन्यूस के अंदर मेंटल एक्शन को नहीं बताया जाता। आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। आई बिलीव इन गॉड। आई थिंक ही इज ए गुड मैन, आई एम थिंकिंग नहीं होगा, क्या होगा? आई थिंक ही इज ए गुड मैन। तो जो मेंटल एक्शन है वर्ब ऑफ परसेप्शन को दिखाते हैं,
उनको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर प्रयोग करेंगे, कभी भी उनके साथ आईएनजी नहीं लगानी है। कौन कौन से? थिंक, बिलीव, डिसबिलीव, लव, होप, हेट, लाइक, इनके साथ आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट टेंस में इसको और डिटेल से करना है अपने को। देखिए, आई एम लविंग इट, आई लव यू, दो सेंटेंस यूज किए। देखिए, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूं मेंटल एक्शन को डिनोट कर रहा है, लेकिन आई एम लविंग इट सेंटेंस भी सही होता है और इसका अर्थ है कि कोई काम करते करते आपको अच्छा लगने लगा, तब इस चीज का यूज करते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, शुरू शुरू में तो मेरे को अजीब लगा, लेकिन खाते खाते मेरे को अच्छा लगने लगा। तो कोई काम करते करते कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाना, उसके लिए आई एम लविंग इट का प्रयोग करते हैं, ये भी सही होता है। ऐसा नहीं कि सर आपने बता दिया कि लव के साथ आईएनजी लगेगा नहीं तो मैं लगाऊंगा ही नहीं। देखिए, कोई काम करते करते अच्छा लगने लग जाए, उस अर्थ में लव के साथ आईएनजी का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको मैं फर्स्ट सबसे पहले बता चुका हूं कि नेगेटिव वाक्य बनाना है आपको डू डज प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंटेरोगेटिव जब आपको बनाना है, इंटेरोगेटिव के अंदर आपको डू डज आगे आ जाएंगे और नोट हमेशा 3 नंबर पे। नोट हमेशा कितने इंटेरोगेटिव में कितने नंबर पे लगता है? 3 नंबर पे लगता है। इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? डू सब्जेक्ट नोट प्लस V1 प्लस आईएनजी, डू और डज। क्लियर है? ये तो बेसिक बातें हैं जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती हैं। जिनको स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है और टेंस स्ट्रक्चर के नाम से गूगल कर लीजिएगा, आपको टेंस की स्ट्रक्चर आ जाएगी। हम थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर है कि डू डज के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये काम की बात है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डू डज देखते ही डू डज और डिड 3 वर्ड हैं, डू डज और डिड, इनके साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एक चीज। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर नोट हमेशा 3 नंबर पे, नोट हमेशा 3 नंबर पे। क्लियर है? ये चीज आपको काम देगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले डाल लीजिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर ही माना जाता है। लिख लीजिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर, इनको थोड़ा डिटेल में भी कर लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर लिखिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट इनमें क्या होगा? परमिशन, परमिशन वाले वाक्य होते हैं, सजेशन वाले वाक्य होते हैं। किस किस को बताते हैं? परमिशन को, सजेशन को। क्लियर है? एडवाइस को, ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और डिटेल में अपने को आगे पढ़ने हैं, लेकिन आप शॉर्ट में देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं, परमिशन को, एडवाइस को, सजेशन को डिनोट करते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? देखिए, कई तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? डायरेक्ट की डायरेक्ट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो, आज्ञा देने वाली बात है, दरवाजा खोल दो, तो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट,
इंपेरेटिव सेंटेंस की सेकंड स्ट्रक्चर क्या होती है? इनके साथ सदैव क्या लगता है? डू नॉट। डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है, और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इसके अंदर देखिए, डोंट क्लोज द विंडो। क्लियर है? और डज नॉट का प्रयोग कभी भी इनके साथ नहीं होगा। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, लेट के साथ। परमिशन के अर्थ में लेट का प्रयोग किया जाता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। और ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है लेट के बाद। प्रोनाउन का अगर लगाना है, प्रोनाउन का सदैव ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। प्रोनाउन के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं कि परमिशन के भाव में हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। सजेशन के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? लेट प्लस अस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। जब ऐसा भाव है अपना तो इसमें सजेशन, लेटेस्ट जहां आ जाता है वो सजेशन को शो करता है। नेक्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। लिख लीजिए, नो चेंज ऑफ स्टेट। ये नो चेंज ऑफ स्टेट को दिखाता है, नो चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखाई है आपको? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। नेक्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये है पैसिव फॉर्म। ये क्या है? पैसिव फॉर्म होता है। ये होता है पैसिव फॉर्म। क्लियर है? तो ये इतनी तरह की अपनी स्ट्रक्चर्स होती हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी बात करूंगा आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या डू नॉट प्लस V1 से स्टार्ट होगा, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। और लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन लगाया तो सदैव ऑब्जेक्टिव केस का। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव वाली स्ट्रक्चर भी अक्सर पाई जाती है, जिसमें नो चेंज ऑफ स्टेट को डिनोट किया जाता है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। हेल्प द नीडी। हेल्प द नीडी कौन सा सेंटेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर SEIS नहीं लगाना है, हेल्प्स द नीडी नहीं करना है। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें, डोंट हेल्प द रिच। डोंट हेल्प हिम, कुछ भी कर लीजिए, डोंट हेल्प हिम। डोंट, डज नॉट हेल्प हिम नहीं होगा कभी भी, डजंट नहीं होगा, डू नॉट का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट, लेट मी डू दिस वर्क। लेट से स्टार्ट होने वाले लेट मी डू दिस वर्क, कौन सा वाक्य है ये? इंपेरेटिव फॉर्मेशन है। जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जब हम नरेशंस पढ़ेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा वाक्य इंपेरेटिव है। नेक्स्ट, लेट अस प्ले हाइड एंड सीक। लेट अस प्ले हाइड एंड सीक, लुका छुपी। नेक्स्ट, लेट हिम बी डिसऑनेस्ट। मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर बताई थी, लेट हिम के बाद बी लगा के एडजेक्टिव लगाया जाता है, उसे बेईमान ही रहने दो। चेंज स्टेट में चेंज नहीं करने के अर्थ में, जो बेईमान है बेईमान ही रहने दो। तो लेट हिम बी डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट, लेट दिस वर्क बी डन। क्लियर है? ये अपना पैसिव फॉर्मेशन हो गया। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है।
ये सेंटेंस बताना है आपको कौन सा है। टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ्स बिफोर यू स्टार्ट रनिंग। लंबी गहरी सांसें लो जिससे पहले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला वाक्य है तो टेक्स नहीं आएगा, टेक ही आपको यूज करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य कौन से होते हैं? सदैव इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अक्सर यूज होते हैं, उसमें हमने इंपेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है। सेकंड लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। कोई वर्ब नहीं लगी है, इज एम आर के बाद क्या लगा रखा है? नाउन लगा रखा है। ये किसका भाव देते हैं? सब्जेक्ट क्या है को बताते हैं। जैसे ही इज ए टीचर, अगर आपको पूछा जाए कौन से टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कैसा है को बताता है। सब्जेक्ट कैसा है, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो इस तरह के आपको बताने के लिए सेंटेंस, जैसे दूध हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्या होगा? मिल्क इज ऑलवेज हेल्थफुल। मिल्क मिल्क इज ऑलवेज हेल्थफुल। तो सब्जेक्ट कैसा है को बताने के लिए इज के साथ एडजेक्टिव लगा देते हैं, इज एम आर के साथ, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेशन होती हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने बताया था सब्जेक्ट को क्या करना है के अर्थ में, इन्फिनिटिव लगा दिया इज एम आर के साथ, वर्ब न लगा के सब्जेक्ट को क्या करना है। ये स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। जैसे वी आर टू डू दिस वर्क, वी आर टू डू दिस वर्क। आई एम टू गो होम, मुझे घर जाना है। आई एम टू गो होम। देखिए, इससे फायदा ये हो रहा है कि आप सेंटेंस भी जो अजीब आपको लगते हैं, वो सेंटेंस फॉर्मेशन भी आप सीख रहे हैं, जो आपको बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप देखते हैं, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती जाती है। फिर नेक्स्ट लिखिए 5 नंबर सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडवर्ब। एडवर्ब या एडवर्बियल, अरे एडवर्बियल क्या होता है? जो एडवर्ब का पूरा एक्सप्रेशन होता है, एडवर्बियल होता है सब्जेक्ट कहाँ है। जैसे आई एम एट होम, आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। मदर इज इन द किचन, इन द किचन। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हैं, आपको पता होना चाहिए। जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास इंग्लिश है, उनको तो स्पेशली पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मेशन, इसमें एक छोटी सी बात है, एट होम को लेके याद आ गई, आप नोट करना चाहें तो। एट होम का अर्थ होता है घर पर। एट होम इन
क्या होता है? एक्सपर्ट होना कोई चीज में। तो क्या फ्रेजल वर्ब बन जाती है? एक्सपर्ट। निपुण होना कोई चीज में, कोई चीज में निपुण होना, उसके लिए एट होम इनका प्रयोग आता है, निपुण। फील एट होम, फील एट होम घर जैसा महसूस करना। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हमने कितनी स्ट्रक्चर पढ़ ली? 5 स्ट्रक्चर पढ़ ली। छठी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन, पोजेशन को दिखाते हैं। जैसे आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आई हैव मदर। आई हैव एन ओल्ड स्कूटर। क्लियर है? तो हैज हैव के साथ आप नाउन लगा के द फार्मर हैज 4 सन्स। तो हैज हैव के साथ आप नाउन को पोजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके पास क्या है? मेरे पास माँ है, भाई है, बहन है, उसके 4 बेटे हैं। इस तरह के बताने के लिए आपको यूज करना है। दूसरा, आपको होने के अर्थ में, जैसे पोजेशन की बात नहीं है, हैज हैव का प्रयोग बीमारियों के अर्थ में भी होता है। जैसे ही हैज ए हेडक, अगर आपको सर दर्द कर रहा है तो आप हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ये छोटी छोटी बातें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक के काम की हैं। ही हैज ए फीवर, सी इज रनिंग ए फीवर भी हो सकता है भाई। सी इज रनिंग ए फीवर, दोनों ही बात सही होती है। रनिंग ए फीवर भी सही होता है, और आई हैव ए फीवर। फिर है तो हेडेक है आपके, डिजीज है। राम हैज ए डिजीज, राम हैज ए डिजीज। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट इस टेंस की 7 नंबर स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस 2 प्लस V1 कंपल्सन को शो करता है। किसको? कंपल्सन। कंपल्सन जैसे सम स्टूडेंट्स हैव टू गो विलेज, लिख लीजिए एग्जाम्पल। सम स्टूडेंट्स हैव टू गो विलेज, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, कंपल्सन है। वी हैव टू डू दिस वर्क, हमें काम करना पड़ेगा। चिल्ड्रन हैव टू गो स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। हैव टू कंपल्सन को बताने वाले सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 8, सब्जेक्ट प्लस डू डज। ध्यान रखिएगा, ये डू डज क्या काम कर रहे हैं? डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर मैंने इंटेरोगेटिव में देखा, नेगेटिव में देखा, आपने तो सिंपल सेंटेंस में डू डज प्लस V1 लगा दिया। इसका क्या अर्थ है? तो कोई बात को, कोई प्रॉब्लम को एम्फेसिस करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, और एम्फेसिस जोर करने के लिए डू डज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कुक फूड, नॉर्मल सेंटेंस है। आई डू कुक फूड, आई डू कुक फूड का अर्थ है मैं खाना बनाता तो हूँ। आपने तो हूँ का अर्थ देना चाह रहे थे, मैं खाना बनाता तो हूँ, एम्फेसिस कर दिया तो आपने डू लगा सकते हैं वर्ब से पहले। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखनी है एम्फेसिस करने के लिए। जैसे आई टीच इंग्लिश,
और अगर आप लिखना चाहें सी टीच इंग्लिश, यहाँ सी इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको डज का एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। सी सी टीच इंग्लिश लिखा आपने, तो आपको क्या करना है, सी डज टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाती तो है, आपने एम्फेसिस करने के लिए, जैसे डू कम, आ तो सही, डू गो, जा तो सही। तो आप एम्फेसिस करने के लिए सिंपल सेंटेंसेस के साथ भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए वर्ब ऑफ परसेप्शन, लिखिए वर्ब ऑफ परसेप्शन, हेडिंग डाल लीजिए वर्ब ऑफ परसेप्शन। ज्ञानेंद्रियों वाली, ज्ञानेंद्रिय यानी जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, छूने से, सूंघने से, महसूस करने वाली जो होती हैं वर्ब, उनकी बात, जो ऑर्गन से जिनको सेंस करते हैं, कौन कौन सी होती हैं, सी, हियर, टच, टेस्ट, एंड लास्ट वन इज स्मेल। तो जब भी आप वर्ब ऑफ परसेप्शन देखेंगे तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। सी, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल, जब ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड वर्ब ऑफ परसेप्शन का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे आई स्मेल, आई स्मेल समथिंग बैड, आई हियर यू। फिर है वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट कोई सेइंग या प्रोवर्ब है, वो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे इट स्मेल्स रेट, इट स्मेल्स रेट, ये एक प्रोवर्ब है, इडियम है, इसका इट स्मेल्स रेट का आपको मेरे को अर्थ बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। डायमंड कट्स डायमंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट वगैरह, कोटेशन वगैरह का यूज करना है तो स्टेटमेंट और कोटेशन सदैव और सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे द गीता सेज सोल इज इमोर्टल, द सोल इज इमोर्टल। अगर आप कोई कोटेशन का यूज करना चाह रहे हो कि गीता कहती है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज करेंगे। शेड्यूल टाइम है, शेड्यूल टाइम का एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, हमने जो यूजेस देखे थे उसमें, तो द मैनेजर मीट्स कस्टमर्स ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, योगी जी सबसे हफ्ते के पहले दिन मिलते हैं। तो ये शेड्यूल टाइम है, शेड्यूल टाइम वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट चल रहा है अपना, हमने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स देख ली और बहुत सारे यूजेस देख लिए कि किस किस तरीके से यूज आते हैं, किस तरीके से इंपेरेटिव में आते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, डू आई नो यू, डू वी नीड हिम, डज ही स्पीक, डज राम स्टे हेयर, इस तरीके से। ठीक है, ये तो आपको पता ही था। अब WH वर्ड अगर आपको लगाना है तो WH वर्ड कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड। तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद वापिस V1। देखिए, वाई डू वी हेल्प द नीडी, वाई डू वी हेल्प द नीडी, व्हेन डज ही टेक द टेस्ट, व्हेन डज ही टेक
द टेस्ट, हाउ डू वी एक्सेप्ट इट, वेयर डज ही स्पीक, वाई डज राम स्टे हेयर। इस तरीके के वाक्यों में अगर डब्ल्यू एच जोड़ना है तो डब्ल्यू एच का अर्थ देना चाह रहे हैं तो यस नो वाले क्वेश्चन का आंसर तो केवल डू डज से इंटरोगेटिव बना के दिया जा सकता है। जिन क्वेश्चंस का आंसर केवल और केवल यस और नो में दिया जा सकता है उनका तो डू और डज से इंटरोगेटिव बनाइए, और जिनका यस नो के अलावा देना पड़ेगा आंसर उनको आगे डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दीजिए। अब डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बताने थे आपको, वो नोट करने हैं आपको। वो क्या है कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड, लिख लीजिए, अगर डब्ल्यू एच वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम करे, सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए, प्रयोग नहीं होता है। इसमें टच पैड में थोड़ी दिक्कत आ रखी है इसलिए थोड़ा ये लिखने में प्रॉब्लम करता है, इसलिए आप मैं बोल रहा हूं उसको लिखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल नोट करिए, वू कम, who came, who lives here, सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह काम कर सकता है। who comes here, जब आप सब्जेक्ट की तरह आप काम कर रहा है तो सब्जेक्ट की तरह इंटेरोगेटिव होने के बावजूद डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे, लेकिन बाकी टेंसेस के अंदर हो सकता है इसका, जैसे who इज कमिंग, who had come, who can come, who has have come, who should come। मैंने केवल डू डज और डिड की बात करी है, बाकी सब के अंदर आपको who के साथ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब लगानी है। who इज कमिंग, who कमिंग नहीं आएगा, who had come आएगा, क्योंकि नहीं तो आपको टेंस का पता ही नहीं लगेगा कि टेंस कौन सा है। वर्ब फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर अगर लगाना है तो डू डज डिड का प्रयोग नहीं करना। लेकिन who इज कमिंग, who had come ये सब सही होते हैं। नेक्स्ट, ऐसा ही डब्ल्यू एच वर्ड विच के साथ होता है। देखिए विच के साथ कैसे, जब विच सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तब अपने को कुछ भी नहीं लगाना है। देखिए एग्जाम्पल, विच बुक, विच बुक्स कोस्ट मोर। विच बुक्स पूरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था तो इंटेरोगेटिव होते हुए भी आपने डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया है। विच मेडिसिन क्योर दिस डिजीज, विच मेडिसिन, विच मेडिसिन क्योर्स दिस डिजीज। जब यहां सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है विच, तो आपको डू डज डिड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा विच तो आपको डू डज डिड लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूं, देखिए इज एम आर लगेगा, हैज हैव लगेगा, वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि केवल डू डज डिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ विच के साथ अगर विच मेडिसिन इज वर्किंग प्रॉपरली, विच मेडिसिन आर मेडिसिन आर वर्किंग प्रॉपरली सही हो जाएगा, विच मेडिसिन हैव वर्कड वेल हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन डू डज डिड नहीं लगेगा जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, अगर उसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब है वो लग सकती है। नेक्स्ट, जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है देखिए, तब जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तब आपको लगाना पड़ेगा। जैसे विच बुक डू यू रीड, डू यू रीड, ठीक है। तो देखिए यहां यू के अकॉर्डिंग
यू का ऑब्जेक्ट क्या था, विच बुक्स, यू रीड बुक्स, ठीक है, इसी का तो इंटेरोगेटिव बनाया। तो विच यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, यू का ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो आपको डू का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको लिखूं विच बुक डज ही लाइक मोस्ट, क्लियर है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में हमने देखा था विच बुक कोस्ट मोर, यहाँ पे खुद सब्जेक्ट था, खुद सब्जेक्ट है तो डू डज डिड का प्रयोग आपको नहीं करना है। ऐसे ही व्हाट के साथ होता है, अगर आप व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। व्हाट हैपन्स, व्हाट हैपन्ड, व्हाट हैपन्स, क्लियर है। व्हाट फॉल्स, व्हाट फेल, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वाज हैपनिंग। देखिए डू डज डिड का प्रयोग नहीं होगा जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर व्हाट काम करेगा तो व्हाट डू यू वांट, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम कर रहा है, यू वांट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और यू वांट समथिंग, और समथिंग क्या चाहते हो, उसी के लिए तो आपने क्वेश्चन बनाया ऑब्जेक्ट के लिए, तो व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड लगानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं लगाते हैं। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कई सेंटेंस में सर देखते हैं डब्ल्यू एच के बाद डू डज डिड लगा रहता है, कई में नहीं लगा रहता है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें नेवर के साथ, नेवर के साथ लिख लीजिए, नेवर के साथ नोट डाल के लिखिएगा, नेवर के साथ टुडे, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आदि वर्ड का प्रयोग होने पर नेवर की जगह हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का प्रयोग करें। नेवर के साथ टुडे, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आदि का प्रयोग होने पर नेवर की जगह हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का प्रयोग करें। एरर में दिया जाता है इस तरीके का सेंटेंस, ही नेवर वेंट टू टेम्पल टुडे ड्यू टू हैवी रेन्स, ड्यू टू हैवी रेन्स, ऐसे एग्जाम में एरर दी जाती है। तो देखिए नेवर के साथ आपने टुडे का यूज कर लिया तो नेवर का प्रयोग आपको नहीं करना है, आपको डिड नॉट गो का प्रयोग कर लीजिए, क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का प्रयोग करना है अगर आपको नेवर के साथ एग्जाम में टुडे, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वर्ड जोड़ के दे दिए तो आपको नेवर का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, एग्जाम में आया हुआ, द थीफ विल नेवर बी कोट एंड पनिश्ड नेक्स्ट ईयर, तो विल नेवर नहीं होगा, विल नोट बी कोट आएगा, क्लियर है कि नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर और टुडे के साथ आपको नेवर का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आई नेवर रिमेंबर योर नेम, तो आपने रिमेंबर, ये परमानेंट वर्ब है और रिमेंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, नेवर के साथ नहीं। देखिए परमानेंट वर्ब जब भी आ जाती है उसके साथ भी ये रूल अप्लाई होता है। लिख लीजिए टुडे, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर या परमानेंट वर्ब होने पर हम हमेशा नेवर के स्थान पर नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई नेवर रिमेंबर योर नेम, तो परमानेंट वर्ब है रिमेंबर, याद रखना, तो यहां पर नेवर का प्रयोग नहीं करके आपको प्रयोग करना है डू नॉट का। नेक्स्ट, सी नेवर बिलोंग्स टू अमेरिका, बिलोंग्स यहां पे परमानेंट वर्ब है तो आपको नेवर की जगह प्रयोग करना है डजंट का। ये याद रख लीजिए, रिमेंबर हो गया, बिलोंग्स हो गया, ये दो तीन वर्ब्स हैं, ये इनके साथ आपको उनसे जस्ट पहले ध्यान रखना है, इनसे पहले की बात बोली है मैंने, ये भी ध्यान रखना है। आई नेवर रिमेंबर नहीं होगा, देखिए आई रिमेंबर के बाद नेवर लगा सकते हैं, रिमेंबर से पहले लगाना है तो नोट का प्रयोग करना है। जैसे सी रिमेंबर्स, सी रिमेंबर्स नेवर टू कॉल मी, ये सही है, रिमेंबर के बाद आप नेवर का प्रयोग कर सकते हैं,
रिमेंबर और बिलोंग से पहले नेवर का प्रयोग नहीं करके नॉट का प्रयोग करना है। और टुडे, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इस तरीके के वाक्य आ जाएं तो नेवर के स्थान पे नोट का प्रयोग करके चलना है। इसको ध्यान रखेंगे, इंप्रूवमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चों को इसका पता नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही डिटेल में, थोड़ा फास्ट था क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा किया है। नेक्स्ट आज हम देख रहे हैं, हमें एक फ्रेजल वर्ब देखनी है। देखिए हमें क्या देखनी है, एक फ्रेजल वर्ब्स की बात हमने करी थी। एक वर्ड की फ्रेजल वर्ब सीख लेते हैं। थोड़ा वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, देखिए सीख लेते हैं। एक वर्ड यूज लेता हूं मैं, वेट। वेट के साथ क्या क्या लग जाता है, ऑन। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है एक वर्ब के साथ कोई एडवर्ब लगा देते हैं या कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो उसका अर्थ सामान्य अर्थ से कुछ अलग निकल जाता है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स होते हैं कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो फिल इन द ब्लैंक में दिया जाता है, वो प्रेपोजिशन का कंसेप्ट नहीं होकर फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट होता है कि उसका अर्थ क्या है, वो आपको सेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वेट के साथ क्या क्या लग के फ्रेजल वर्ब बनती है, वेट ऑन, वेट अप, वेट बिहाइंड, वेट अराउंड, वेट अराउंड, वेट अबाउट। अराउंड के लिख लीजिएगा, अबाउट और अराउंड एक ही बात होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, वेट आउट, वेट आउट, एंड लास्ट वन इज वेट इन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वेट के साथ ऑन, अप, बिहाइंड, अबाउट, अराउंड, वेट आउट होता है, वेट इन होता है। ये सब प्रेपोजिशन लगा के हम फ्रेजल वर्ब लगाते हैं और इनका क्या क्या अर्थ निकलता है पढ़ लेते हैं। आज वेट की सारी फ्रेजल वर्ब अपने को कंप्लीट करनी है ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आए वेट से रिलेटेड। देखिए सबसे पहला देखते हैं वेट ऑन। वेट ऑन, वेट ऑन जब लगेगा तो उसके बाद समबडी और समथिंग, STH का अर्थ होगा समथिंग समबडी, यानी कोई व्यक्ति आ सकता है या कोई वस्तु आ सकती है। अब इसके अर्थ देख लीजिए, इसके दो तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ लिखिए इसका, पहला अर्थ लिखिए, टू सर्व फूड और ड्रिंक टू समवन एट देयर टेबल स्पेशली इन ए रेस्टोरेंट कैफे। लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो। किसी को उसकी टेबल पर फूड या ड्रिंक सर्व करना, फूड या ड्रिंक सर्व करना, सर्व करना, विशेषकर रेस्टोरेंट या कैफे में। ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, विशेषकर रेस्टोरेंट या कैफे में। इसका एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ही वाज द वेटर, ही वाज द वेटर who usually waited on her at the cafe, कि यह वही वेटर था, ही वॉज द वेटर वो यूजुअली वेटेड ऑन। अब आपको वेट का अर्थ तो पता है, इंतजार करना होता है, लेकिन वेट के साथ ऑन लगते ही वेटेड ऑन का अर्थ हो गया सर्व करना। कोई फूड या ड्रिंक टेबल के ऊपर सर्व करना वेट ऑन होता है। तो एग्जाम में ऐसे होता है कि वेटर था तो क्या इंतजार नहीं करेगा, वो उसकी टेबल पे सर्व करेगा। तो वेट के साथ आपको इस तरीके से वेट ऑन, वेट अप, इस तरीके 3-4 दिए रहते हैं और आप समझ नहीं पाते। तो वेट, सबसे पहले वेट ऑन हमने देखा, तो वेट ऑन का पहला अर्थ हमने क्या देखा, वेट ऑन का फर्स्ट अर्थ, किसी की टेबल पे फूड अपने को
सर्व करना। क्लियर है? तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि वेटर वेट ऑन करता है किसी को, ठीक है, वेटर वेट ऑन करता है किसी को। इस तरीके से आप जोड़ा बना लीजिए कि वेटर किसी को वेट ऑन करता है, वेट ऑन करता है, ये याद रखोगे तो आपको वेटर से याद रह जाएगा कि किसी को आप फूड सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है किसी इंफॉर्मेशन या घटना का इंतजार करना ताकि डिसीजन लिया जा सके। लिख लीजिए 2 नंबर, इसका वेट ऑन में ही चल रहे हैं अभी तक। वेट ऑन का सेकंड अर्थ लिखिए, किसी इंफॉर्मेशन या घटना का इंतजार करना, किसी इंफॉर्मेशन या घटना का इंतजार करना, इंतजार करना ताकि डिसीजन लिया जा सके। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें। वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग ऑन द RT-PCR रिपोर्ट्स। क्लियर है कि हम RT-PCR का वेट कर रहे हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें जाना है कि नहीं जाना। अगर नेगेटिव आ गई तो ही जा पाएंगे, पॉजिटिव आ गई तो जा ही नहीं पाएंगे। तो वी आर वेटिंग ऑन कोई चीज़ का, तो हमने देखा था कि वेट ऑन के बाद समबडी यानी कोई व्यक्ति आ सकता है। तो देखो वेट ऑन हर आया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, यहाँ वेट ऑन समथिंग आया है। क्लियर है? नेक्स्ट, वेट ऑन का अर्थ लिखिए, नौकर के रूप में सेवा करना। और नौकर के रूप में सेवा करने का अर्थ होता है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया और सामने वाले ने आपको कुछ भी नहीं दिया, वो होता है नौकर के रूप में सेवा करने का अर्थ। ठीक है? नौकर के रूप में सेवा करना, जैसे 3 है नौकर के रूप में सेवा करना, नौकर के जैसे या नौकर के रूप में सेवा करना। एग्जाम्पल लिखिए, सी वेट्स ऑन हर हस्बैंड, अपने पति की बहुत ही सेवा करती है नौकरों की तरह। तो वेट्स ऑन हर हस्बैंड, अगर आप वेट के बाद ऑन लगा दिया तो इंतजार नहीं कर रही है, वो सेवा करने का भाव है यहाँ पे। क्लियर है? अब नेक्स्ट है वेट ऑन का ही है। देखिए ध्यान रखिए, एग्जाम में ये ज़्यादा आने की संभावना है कि नौकर के रूप वाले का ये अर्थ देगा वेट ऑन समबडी के साथ हैंड एंड फुट। अगर आपको हैंड और फुट लगा हुआ दिख जाए, आपको हैंड और फुट लगा हुआ जैसे ही दिखे तो आपको वेट के साथ ऑन ही लगाना है, इसके अकॉर्डिंग ये लगाना है। एग्जाम्पल, इसका अर्थ क्या होता है? किसी के लिए सब कुछ करना जबकि सामने वाला तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हो। जैसे हिज वाइफ वेट्स ऑन हिम हैंड एंड फुट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, हिज वाइफ वेट्स ऑन हिम हैंड एंड फुट। देखिए आज के क्लास की लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए आज हम एक ही फ्रेजल वर्ब करेंगे वेट के साथ ऑन वाली, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। वेट ऑन देख लेते हैं। वेट ऑन के 2 अर्थ मैंने आपको बताए कि वेट ऑन का एक अर्थ होता है रेस्टोरेंट के अंदर आप सर्व कर रहे हैं यानी नौकर के रूप में एक तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो वेट के साथ ऑन लगाना है। तो याद कैसे रखना है कि वेटर वेट ऑन करता है। क्लियर है? दूसरा आपको कि अगर आप कोई रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उस पर डिसीजन लिया जा सके,
तो आप वेट ऑन का यूज़ कर लेते हैं कि वी आर वेटिंग ऑन द RT-PCR रिपोर्ट्स। इनको एग्जाम्पल आप लिख के रखिए कॉपी के अंदर, अलग से कॉपी फ्रेजल वर्ब की डाल लीजिए, वो अलग से कॉपी डालिएगा, क्योंकि डेली हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे तो एक नोट्स बन जाएंगे फ्रेजल वर्ब के। नेक्स्ट हमने देखा कि नौकर के रूप में करने का दूसरा अर्थ क्या होता है, हिज वाइफ वेट्स ऑन हिम, फुट फुट एंड हैंड एंड फुट, एंड लगा लीजिएगा। नेक्स्ट सी वेट्स ऑन हर हस्बैंड, यानी यह सेवा करती है नौकरों की तरह। क्लियर है, तो आपको एक फ्रेजल वर्ब याद हो गई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आपने आज अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट टेंस करेंगे, इस तरह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम कंप्लीट सीट करेंगे, तो अपने सीट थोड़ी फास्ट भी होगी और रूल भी आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल।